बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 58 किस्तें सुन चुके हैं और अब 59 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। अब जनरल के कौन है? जनरल टेरेस से आपका क्या वास्ता है? क्यों मिलना चाहते हैं आप उनसे? मैं जानता हूं कि जनरल इस वक्त शदीद मसरूफियात का शिकार होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो मुझसे मिलना पसंद करेंगे। मैं माजरत ख्वाह हूं, जनरल से किसी कीमत पर आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। अलबत्ता आप अपना पैगाम दे दीजिए। अफीसर ने मेरे शरीफाना लहजे से मुतासर होकर खुद भी शराफत से कहा, जनाब बेहतर है जिस वक्त भी आपको मौका मिले आप जनरल से कह दीजिए कि अली यार खान आपसे मुलाकात के लिए आया था। ऑफिसर ने सब्र सुकून से ये अल्फाज सुने, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो इस तरह उछल पड़ा जैसे बिच्छू ने उसे डस दिया हो। क्या नाम बताया आपने? उसने गुटी गुटी आंखों से मुझे देखते हुए कहा, अली यार खान। ऑफिसर शशदर रह गया, फिर उसने 2 कदम आगे बढ़ाकर कहा, इंतहाई मादरत ख्वाह हूं, इंतहाई शर्मिंदा हूं, बराए करम तशरीफ लाइए। और फौरन चुटकी बजाकर एक तरफ इशारा किया। थोड़े फासले पर खड़ी हुई एक जीप स्टार्ट होकर हमारे पास पहुंच गई। ऑफिसर ने बड़े एहतराम से मुझे जीप के पिछले हिस्से में बिठाया और खुद ड्राइवर के साथ बैठ गया। मेरा नाम मालूम होने के बाद वो बड़ी अकीदत व एहतराम का इजहार कर रहा था और इस बात पर भी खुश था कि मैंने उससे राब्ता कायम किया और वो मुझे जनरल टेरेस के पास ले जा रहा है। जीप महल में दाखिल हुई। यहाँ पर भी सख्त पैरा था और बड़े बड़े ओहदेदार यहाँ मौजूद थे। जीप को रोका गया और ऑफिसर ने घबराए हुए लहजे में मेरे बारे में उन लोगों को बताया। खासी दिलचस्प सूरत हाल थी। मुझे किसी भी रोक टोक के बगैर जनरल टेरेस के पास पहुंचा दिया गया, जो वाल्टो मुबाई के महल में एक मखसूस हाल में मौजूद था। जनरल के पास इस वक्त भी कैथी बरौन मौजूद थी और चंद आला ओहदेदार बैठे हुए थे। मुझे लाने वाले ने दरवाजे पर मुझे रोका नहीं था, बल्कि सिर्फ दस्तक देकर अंदर दाखिल हो गया था। ये उसकी घबराहट का सबूत था। अंदर बैठे हुए लोगों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और फिर दूसरे ही लम्हे जनरल टेरेस दीवाना वार खड़ा हो गया। ओ मेरे दोस्त अली यार खान, कहाँ चले गए थे तुम? मैं तो परेशान था तुम्हारे लिए। वो दौड़कर मुझसे लिपट गया। मैंने भी उसका शाना थपथपाया था। कैथी ब्राउन भी उठकर मेरे नजदीक आ गई। तुमने हमारे साथ जुल्म किया था अली, हमारे साथ जुल्म किया तुमने। हमारी इन खुशियों में एक ऐसी तकलीफ कैफियत पैदा हो गई थी जो तुम्हारी गैर मौजूदगी की बिना पर थी। हम यही सोच रहे थे कि कहीं तुम किसी हादसे का शिकार ना हो गए हो। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और बोला, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जनरल टेरेस ने अपने साथ बैठे हुए लोगों से कहा, सब लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि आपके सामने कौन मौजूद है और इस वक्त के तमाम प्रोग्राम मुलतवी। मैं आज का बकिया दिन अपने दोस्त के साथ गुजारूंगा। हम अपने मोहतरम दोस्त के एजाज में जश्न मनाएंगे। हमें इसकी इजाजत दी जाए, एक फौजी अफीसर ने कहा। बिल्कुल ही इजाजत है, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं कुछ वक्त इनसे गुफ्तगू करूंगा। मेरा दोस्त मुझ तक पहुंच गया है। मैं इससे कीमती मशवरे हासिल करूंगा। आप लोग बराए करम मुझे उस वक्त तक डिस्टर्ब ना करें जब तक कि मैं खुद आपसे राब्ता कायम ना करूं। मैं अपना मुकम्मल वक्त अपने दोस्त को देना चाहता हूँ। फौजी अफीसर ने अपनी गर्दनें खम की और सब ने आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाए और उसके बाद बाहर निकल गए। जनरल टेरेस ने मुझे पूरा एजाज दिया था। उसके बाद उस हाल नमा कमरे में रुका नहीं और उस कमरे में आ गया जहां वाल्टो मुबाई की प्राइवेट नशिस्तगाह थी। कैथी जनरल के साथ साथ ही कमरे में आई थी। जनरल टेरेस ने मुझे बड़े एहतराम से एक सोफे पर बिठाते हुए कहा, अब पहले ये बताओ अली कि तुम कहाँ चले गए थे? टेरेस, सबसे पहली बात तो ये बताओ कि तुमने मुझे अली की हैसियत से क्यों रोशनास कराया? इसलिए कि मैं अली यार खान के बारे में जानता था और पार्को की हैसियत से उसका नाम नहीं लेना चाहता था। लेकिन जनरल, कसूर मेरा नहीं। जनरल टेरेस ने मुझे जुमला पूरा न करने दिया। अगर तुम मेरे पास होते तो शायद मैं तुम्हारी हिदायत के मुताबिक तुम्हारा नाम पोशीदा रखता, लेकिन तुम नहीं जानते अली कि मेरे दिल में कितने वसवसे और कितना दुख था। मैं यही सोच रहा था कि तुम फाखरा यकूबी के साथ एटमी तबाही के सिलसिले में काम आ गए हो। एटमी प्लांट की तबाही की इतला मुझे मिल गई थी, लेकिन ये पता नहीं चल सका था कि इस सिलसिले में फलस्तीनी मुजाहिदीन कितने शहीद हुए। तुम मेरी ज़हनी कैफियत का तजिया नहीं कर सकते। शायद कैथी तुम्हें इस सिलसिले में बता सके। हाँ अली, तुम यकीन करो, हमें यूं महसूस हो रहा था जैसे हमारी खुशियां अधूरी रह गई हों। कैथी बरौन ने कहा, मैं तुम लोगों की मोहब्बत से सरशार हूँ। पहले ये बताओ अली कि तुम्हारे नाम का ऐलान करने से तुम्हारी जाती हैसियत को नुकसान नहीं पहुंचा? नहीं, ऐसे हालात में मैं नुकसान प्रूफ हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था। खैर, उसके लिए अब मैं तुम्हें कोई सरजंश भी नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब दूसरी बात बताओ, जो कुछ हुआ उसमें कहीं कमी तो नहीं रही? अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो जनरल टेरेस। तुम अब इस मुल्क के हुक्मरान हो। मैं भला ये कैसे कह सकता हूँ कि तुम्हारी पॉलिसी में कहीं कोई खराबी है या कोई कमी है? इस बात को भूल जाओ कि मैं किसी मुल्क का हुक्मरान हूँ, बल्कि सिर्फ ये याद रखो कि इस वक्त तुम्हारी हैसियत मेरी निगाहों में सबसे बरतर है।
तुम्हारा शुक्रिया, तुम खुद अच्छी फितरत के मालिक हो, इसलिए तुमने मेरे इस छोटे से काम को इतना बड़ा दर्जा दे दिया है। इनकिसारी से काम नहीं चलेगा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, लेकिन अली इतना समझ लो और ज़हन नशीन कर लो कि तुम्हारा पाँव हमेशा मेरी गर्दन पर रहेगा। मैं कभी तुम्हारे सामने गर्दन नहीं उठाऊंगा और जो कुछ तुम कहोगे उसे अपना निस्बुल ऐन समझूंगा। मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ जनरल, और हकीकत यह है कि मुझे अपने ऐसे अजीम दोस्तों के दरमियान मुसर्रत हो रही है। मेरी तरफ से अपनी कामयाबी की दिली मुबारक कबूल करो। ये सब तुम्हारी काविशों का सिला है अली। काश मैं अपने दिली जज्बात का सही तौर पर इजहार कर सकूं। जनरल टेरेस बहुत ज्यादा मुतासर हो गया था। कैथी ब्राउन मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने कहा, कुछ मेरी मारूजात भी है मिस्टर अली। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं इस काबिल नहीं थी? क्या आप मुझे अपनी असली शख्सियत से आगाह कर देते? मैं आपसे मादर चाहता हूँ मैडम ब्राउन, आप अब गोटे हिल की खातून अव्वल हैं। इन्हीं बातों में खासा वक्त गुजर गया और आखिरकार हम फिर काम की बातों पर आ गए। जनरल टेरेस ने मुझे इनकलाब के सिलसिले में तमाम तफसीलात बताई। वाल्टर मुबाई की मौत के बारे में भी बताया और उसके बाद कुछ ऐसे लोगों का जिक्र किया जो बाद में मंजर आम पर आए थे। फिर जनरल ने मुझसे पूछा कि मैं इस दौरान कहाँ रोपोश रहा हूँ, तो मैंने उसे फाखरा यकूब के बारे में बताया और ये जानकर जनरल टेरेस बहुत खुश हुआ कि मुजाहिदीन को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। उसने ये भी कहा कि फाखरा यकूबी से उसकी मुलाकात जरूर कराई जाए ताकि वो उसे खराजे तहसीन पेश कर सके। उसने मुझे बताया कि वो अपनी पॉलिसी में एक नमाया फर्क रखेगा। इसराइल से अगर उसके सिफारती ताल्लुकात कायम रहे तो ठीक है, और अगर उसकी जानिब से कोई एहतजाज किया गया तो वो उसे मुस्तरद कर देगा। वो नहीं चाहता कि इसराइल उससे किसी किस्म का गठजोड़ रखे। मैंने उसके जवाब में कहा, लेकिन जनरल टेरेस, तुम्हें उसके जवाब में भी होशियार रहना होगा। इसके नतीजे में इसराइली कोई खतरनाक कदम न उठाएं। वो इंतकाम पसंद लोग हैं और इस सिलसिले में उनके बहुत से कारनामे मंजर आम पर आ चुके हैं। इसका बंदोबस्त मैंने पहले ही कर लिया मिस्टर अली। मुमकिन है इसमें कुछ कमियां रह गई हों, फिर भी आप इत्मीनान रखें। कोशिश तो मैं यही करूंगा कि इसराइलियों को अपने मुल्क में किसी किस्म की साजिश का मौका ना दूं, लेकिन अगर कुछ हुआ भी तो मैं उसे नहायत खंदा पेशानी से कबूल करूंगा, क्योंकि ये मेरे दोस्त का मामला है। काफी देर तक हम इन मामलात पर गुफ्तगू करते रहे। फिर मैंने फाखरा यकूबी के बारे में बात की। मैं चाहता हूँ जनरल कि उसे एजाज़ व एहतराम के साथ बैरूत भिजवा दिया जाए। मैं एक खुसूसी त्यारा उन लोगों की रवानगी के लिए तैयार करा दूंगा। वो त्यारा उन तमाम लोगों को लेकर बैरूत चला जाएगा। ये मुनासिब नहीं होगा। इस तरह यह त्यारा दूसरों की निगाहों में भी आ सकता है और उसको कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। हम इसराइलियों की तरफ से किसी भी साजिश के हर वक्त मुतवक्को रहते हैं, तो फिर जिस तरह आप पसंद करें। बस आम लोगों की मानिंद मैं उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहता हूँ। इस सिलसिले में हुकूमत गोटे हिल की मुकम्मल खिदमात हाजिर हैं, जनरल टेरेस ने कहा, और हम इस मौजू पर देर तक गुफ्तगू करते रहे। बिलाखिर एक हल दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए। इस तरह फाखरा यकूबी अपने तमाम साथियों समेत बासानी बैरूत पहुंच सकती थी। जनरल टेरेस ने वाल्टो मुबाई के महल के ही एक हिस्से में मेरे लिए रहायश का बंदोबस्त किया और उसके बाद दूसरे दिन एक खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया गया जिसमें फौज के आला ओहदेदारों को मदऊ किया गया था और ये तकरीब मेरे एजाज में थी। यहाँ मुझे खुसूसी तौर पर खराजे तहसीन पेश किया गया और बेशुमार कीमती तोहफे पेश किए गए, जिन्हें मैंने बाद में जनरल टेरेस के हवाले करते हुए कहा, मुझ गरीबुल वतन के लिए ये तमाम चीज़ें बेमैनी हैं जनरल। मेरे लिए ये सब कुछ बोझ की हैसियत रखती हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि मेरे दोस्त मुझे इस बारे में मजबूर नहीं करेंगे। तो फिर मैं तुम्हें क्या दूं अली यार खान? बहुत कुछ दिल चाहता है, बहुत से अरमान है, बस जो कुछ मिल गया वो बहुत काफ़ी है। हाँ, एक बात बताऊं, ग्रीन पोल के सिलसिले में तुमने क्या किया है? ग्रीन पोल के नुमाइंदों को तलाश कर लिया गया है। उसमें वो लड़की भी मौजूद है जिसका नाम तहजीब मालिक एक्स है। वो सब हमारी कैद में है। जाहिर है हम उन्हें नहीं छोड़ सकते, उनसे पूरा हिसाब लिया जाएगा। वो मेरे दुश्मन थे और मैं उन पर मुकदमा चलाने की पूरी तरह तैयारियां कर ली हैं। उन्हें इंतहाई एहतियात से एक जगह कैद कर दिया गया है। कोई ज्यादती तो नहीं की उनके साथ? मैंने बेइख्तियार सवाल किया। जनरल टेरेस चौंक कर मुझे देखने लगा, फिर आहिस्ता से बोला, सिर्फ चंद लोगों पर तशद्दुद किया गया था ताकि वो अपना ठिकाना बता दें। तहजीब मालिक एक्स टून में नहीं थी? नहीं। जनरल टेरेस अजीब सी निगाहों से मुझे देखता हुआ बोला। इसी दौरान कैथी ब्राउन उठकर मेरे पास आ गई थी। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या कोई ऐसी सूरत हाल है अली यार खां जो? नहीं मैडम ब्राउन, जिस अंदाज में आप सोच रही हैं वो बात नहीं, लेकिन वो लड़की मेरी मोहसिन है। बड़े एहसानात किए हैं उसने मुझ पर। कहानी तवील है, वरना मैं आपको जरूर सुनाता। नहीं मिस्टर अली, उस लड़की पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। वो हमारी कैद में जरूर है, लेकिन उसके साथ कोई ऐसी बदसलूकी नहीं की जा रही जो खिलाफ इंसानियत हो। जनरल टेरेस ने कहा। उन लोगों तक तुम पहुंचे किस तरह हो जनरल?
मेरे आदमी हर जगह चौकस थे। कैरी माइन हॉस्पिटल पर भी निगाह रखी गई थी। जिस वक्त मैंने वाल्टो मोबाइल के खिलाफ अमल किया और ये इतला किसी तरह बाहर पहुंची तो फौरन ही उन लोगों ने नकली वाल्टो मोबाइल को कैरी माइन हॉस्पिटल से ले जाने की कोशिश की और उसी वक्त वो हमारे शिकंजे में आ गए। ये 4 अफराद थे जिन्हें गिरफ्तार करके हमने अपनी तहवील में ले लिया और फिर उन्हीं के जरिए हमने ग्रीन पोल के दूसरे नुमाइंदों का सुराग लगाया और उनका सुराग पाकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। वो लड़की तहजीब मालिक एक्स भी उन्हीं में शामिल थी। जनरल टेरेस ने तफसीलात बताते हुए कहा, मैं खामोश निगाहों से जनरल को देखता रहा। फिर जनरल ने पूछा, उन लोगों के बारे में क्या हदायत है अली? मैं तुमसे उनके लिए कुछ राहत तलब करना चाहता हूँ। वो बताते खुद तुम्हारे मफादात के खिलाफ नहीं थे, बल्कि एक माकूल रकम देकर उन्हें वाल्टो मोबाइल ने हासिल किया था। मुझे इल्म है इस बात का, जनरल टेरेस ने कहा। तो जनरल, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं कभी तुमसे रियायत हासिल करने की कोशिश ना करता। अली, तुम्हारे और मेरे दरमियान ये मुआहदा हो गया कि जो कुछ चाहोगे उसके लिए मुझसे कोई तकल्लुफ नहीं बरतोगे, जनरल टेरेस ने कहा और मैं मुस्कुराने लगा। हाँ जनरल, इस सिलसिले में मैं कोई तकल्लुफ नहीं बरतना चाहता। मेरी ख्वाहिश है कि तुम उन तमाम लोगों को इज्जत के साथ अपने मुल्क की सरहदों से बाहर निकाल दो। इसके अलावा उनके साथ कोई कार्रवाई ना की जाए। ऐसा ही होगा अली, तुम बिल्कुल मुतमईन रहो, जनरल टेरेस ने कहा और मैंने एक गहरी सांस ली। ये काम कब तक करोगे? फौरन, मैं फौरी तौर पर उनके लिए हदायत जारी किए देता हूँ, जनरल टेरेस ने कहा और मैंने इत्मीनान का सांस लिया। तहजीब मालिक एक्स के साथ जो कुछ हुआ था वो बहुत था, लेकिन इससे ज्यादा मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। जनरल टेरेस ने चूंकि मुझसे इसका वादा कर लिया था, इसलिए अब मुझे इत्मीनान था कि तहजीब मालिक एक्स को मजीद कोई परेशानी नहीं होगी और वो बाआफियत यहाँ से निकल जाएगी। दूसरे दिन तकरीबन शाम के 4:30 बजे की बात थी। उस वक्त अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर के मनाजर देख रहा था कि दफतन मुझे उस ट्रांसमीटर पर एक इशारा मौसूल हुआ जो तहजीब ने मुझे दिया था और इत्तेफाक से वो इस वक्त भी मेरे लिबास में मौजूद था। मैंने हैरान होकर ट्रांसमीटर निकाल लिया। एक लम्हे के लिए मेरे हाथ में लर्जिश सी पैदा हुई थी, लेकिन फिर मैंने संभल कर उसे ऑन किया और चेहरे के करीब कर लिया। हेलो, मैंने आहिस्ता से कहा। जवाब में चंद लम्हात खामोशी रही, फिर तहजीब की आवाज़ सुनाई दी। अली। उस आवाज़ में हजारों सिसकियां छुपी हुई थी। एक ऐसी कैफियत थी जिसने मुझे लर्जा दिया था। आवाज़ फिर आई, अली। हाँ तहजीब, मैं बोल रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा अली, सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। दिल में ये हसरत थी कि मरने से पहले तुमसे कुछ बातें कर लूँ। कहो तहजीब, मैंने आहिस्ता से कहा। अली, खुदा की कसम, जिंदगी में लाखों बार झूठ बोलने की जरूरत पेश आई होगी और मैंने झूठ बोला होगा, लेकिन इस वक्त जो कह रही हूँ अपने खुदा को हाजिर नादर जानकर सच्चे दिल से कह रही हूँ। जो कुछ हुआ है अली, उससे ये ना समझना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकायत पैदा हुई या कोई ऐसा एहसास जिसमें तुम्हारे लिए नफरत या कमतरी का कोई जज्बा हो, बल्कि ये नफरत तो मुझे अपने वजूद से महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ होने के बावजूद मैं इंतहाई बेवकूफ़ हूँ और मुझ में दुनियादारी की सलाहियत नहीं। मैं इंसानों को समझने में शदीद गलती कर सकती हूँ अली। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था अली कि तुम कौन हो। वो जो अपनी ज़ात, अपना मुस्तकबिल, अपनी ज़िंदगी अपने एक मकसद के लिए कुर्बान कर सकता है, वो भला इस मौके को इस तरह हाथ से क्यों जाने देगा? बेशक अली, तुम्हें यही करना चाहिए था जो तुमने किया। हाँ अली, मैं जानती हूँ कि वाल्टो मोबाइल दरअसल इसराइलियों के मफादात का हामी था और उसकी ज़िंदगी फ़लस्तीनियों के लिए नुकसान देती। तुमने जो कुछ किया अपने फ़र्ज की तकमील के लिए किया और अली, इससे तुम्हारा मकाम मेरे दिल में और बढ़ गया है। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी कि तुम मुझे अपने दिल की बात बता देते, क्योंकि मैं इतनी फराख दिल साबित ना होती। इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। मेरे इनकार से यकीनन तुम्हारे लिए मसाइल पैदा होते और तुम वो सब कुछ ना कर सकते जो तुमने किया अली। मेरी तरफ से अपनी इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद कबूल करो। जिंदा रही और हालात ने मौका दिया तो एक बार खुद तुमसे मिलकर तुम्हें मुबारकबाद दूंगी। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार भी हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि हम मुजरमों को यहाँ से इज्जत के साथ क्यों वापस किया जा रहा है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। ट्रांसमीटर पर यकलख सिलसिला मुनक़ते हो गया, लेकिन मेरे दिल पर एकदम उदासियों के बादल छा गए थे। अगर मुझसे नफरत का इजहार करती, बुरा भला कहती और इंतकाम लेने की धमकी देती तो शायद मेरे दिल पर कोई बोझ ना रहता, लेकिन उसके लहजे और अल्फाज ने एक अजीब सी कैफियत का शिकार कर दिया था। मैं उससे कुछ भी नहीं कह सकता था। मेरे दिल में बहुत कुछ था। मैं उससे कहना चाहता था कि तहजीब, जब तक मामला वाल्टो मोबाइल और जनरल टेरेस का था, मुझे सिर्फ तुम्हारे मिशन से दिलचस्पी थी, लेकिन जब मेरे सामने वो अजीम मकसद आ गया जिसके लिए मैंने अपनी ज़ात का तस्वर ही ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद दूसरे क्या हैसियत रखते हैं। जनरल टेरेस तंजीम के लिए ज़्यादा मुफीद शख्स है। मेरी हमदर्दियाँ उसी के साथ हो सकती थी। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि तहजीब से इस सिलसिले में बात ज़रूर की जाए। मैं उसे बताऊँ कि मैं एहसान फरामोश नहीं
नहीं हूँ। उस वक्त जब मैं ओलिव हावर्ड की साजिश का शिकार होकर फ्रांस पहुंचा था और उसकी निगाहों से रोपोश हो जाना चाहता था, तहजीब ने मेरी मदद की थी और दर हकीकत उसी की मदद से मैंने हावर्ड के लगाए हुए फंदे खोले थे। मैंने फौरन ही ट्रांसमीटर पर दोबारा उससे राब्ते की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन अचानक ही मैंने महसूस किया कि ये ट्रांसमीटर अब ऑर्डर में नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी जाम कर दी गई थी। देर तक सर खपाता रहा लेकिन कामयाबी नहीं हुई। पहली कोशिश उसी तरह हुई थी। अब यकीनन खुद तहजीब ने मुझसे राब्ते तोड़े थे। अफसोस जरूर था लेकिन उसकी मर्जी मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं था। जो कुछ मैंने किया था अपनी ज़ात के लिए नहीं किया था, ये तो मेरा मसलक था। सोचने के लिए बहुत कुछ था। जनरल टेरेस ने इजहार अकीदत के तौर पर मेरे नाम की तशहीर की थी, लेकिन उसकी ये अकीदत मेरे लिए मुसीबत बन सकती थी। मेरी निशानदेही हो गई थी और अब मेरे दुश्मनों को मुझ तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी, खास तौर से उस शक्ल में कि अमरीकी नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद थे। क्या हावर्ड अब इससे लाइल्म होगा कि उसका शिकार इस वक्त गोटे हिल में मौजूद है? गोया एक बार फिर मुश्किलात का आगाज हो गया। मेरे लिए अब जरूरी था कि अपना बचाव करूं और जनरल टेरेस के खुलूस की कीमत अदा करूं। मैं अपनी जगह से उठा ही था कि कैथी ब्राउन बेतकल्फी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होगी। वो मुझसे बहुत उनसियत करने लगी थी। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो मिस ब्राउन, मैं आपको साकत देख रही हूँ, क्या ये अनोखी बात नहीं है? बस ऐसे ही। मैंने गहरी सांस ली। कहीं जा रहे थे? नहीं, यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया था। बैठे क्यों थे? अब और कोई काम भी तो नहीं है मुझे। वक्ती तौर पर टेरेस से मेरी इस मौजू पर बातचीत हुई है। किस मौजू पर? यही कि तुम्हें बोर ना होने दिया जाए। यानी बहुत ज्यादा मुखलिस लोग बाज़ औक़ात अपने खुलूस का शिकार हो जाते हैं और उनसे फायदा उठाने वाले उन्हें घेरे में रखना चाहते हैं। हमारा ख्याल है कि हम गोटे हिल में कुछ और जिम्मेदारियां तुम्हारे सुपुर्द करें। गोया मुझे यहाँ कोई ओहदा दिया जाएगा? हाँ, तुम्हारी पसंद का। अभी हमें तुम्हारी जरूरत है अली, कैथी ब्राउन ने कहा। जनरल टेरेस इस सिलसिले में क्या कहते हैं? वो तुमसे बहुत अकीदत रखता है। कह रहा था कि वो ये जुर्रत नहीं कर सकता, ये तुम्हारी तौहीन होगी। आपने क्या कहा? यही कि ये काम मैं करूंगी। इसकी वजह जानते हो अली? बताओ, मैंने भारी लहजे में कहा। वैसे अली, मैं तुमसे बहुत मुतासिर हो गई हूँ। यकीन मानो मैं ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करती कि अगर पहले टेरेस दिल में समा ना गया होता तो शायद वो तुम ही होते जिसे मैं चाहती। तुम्हारी शख्सियत ने मुझे इतना मुतासिर किया है कि अक्सर मैं तुम्हारे लिए बेचैन रही हूँ और सोचती रही हूँ कि क्या मैं टेरेस से मुखलिस रह सकती हूँ। बाद में मैंने यही फैसला किया कि तुम मेरी दुनिया के इंसान नहीं हो। हाँ, अगर तुम्हारी तरफ से इस सिलसिले में कोई इकदाम होता तो शायद मैं सब कुछ भूल जाती। कैथी ब्राउन के इन अल्फाज ने मुझे हैरान कर दिया था। इस कदर बेबाकी से इतनी बड़ी बात कह देना बड़ा मुश्किल काम था। ये बात कैथी ब्राउन के किरदार को दागदार करती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सब कुछ मैं अपने अंदाज में सोच रहा हूँ। ये दूसरी दुनिया है, यहाँ दूसरे लोग रहते हैं और उनके अपने नजरियात, अपना ज़ाब्ता इखलाक है। कैथी ब्राउन इतनी बेबाकी से मुझसे इज़हार इश्क कर सकती है या कम अज कम ये बात कह सकती है कि वो अपनी वफाएं तब्दील भी कर सकती है, तो मुझे ताज्जुब ना होना चाहिए। लेकिन अगर जनरल टेरेस को ये सब मालूम हो जाए तो सूरत हाल खासी बिगड़ बीत सकती थी। कैथी ब्राउन मेरी आंखों में देख रही थी। दफादन वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम परेशानी का शिकार हो गया अली? हालांकि जो ख्याल मेरे जहन में आया था मैंने खुद ही अपने आप को इसके लिए समझा लिया। हाँ, जो जज्बा मेरे सीने में मोइज़न हुआ था मैंने उसे तुमसे छुपाना जरूरी नहीं समझा। और यकीन जानो, तुम्हें यहाँ रोकने से मुराद ये नहीं कि मैं तुम पर डोरे डालूं। बस यूं समझ लो कि एक ख्वाहिश है मेरे सीने में, वो ये कि तुम मेरी निगाहों के सामने रहो। क्या मेरी यहाँ मौजूदगी से आप जनरल टेरेस से मुखलिस रह सकती हैं मिस ब्राउन? मैंने कहा ना, ये हालात पर मुनसर है। मैं नहीं जानती कि आइंदा हालात क्या होंगे। उसके बावजूद मैं ये चाहता हूँ कि आप इस अहमकाना ख्याल को अपने ज़हन में जगह ना दें और उसके लिए मेरा यहाँ से चले जाना बेहद ज़रूरी है। मुझे माफ़ करना अली, जनरल टेरेस की निस्बतन मैं ज़रा ज़्यादा बेतकल्लुफ़ मिजाज रखती हूँ। मुझे भी तुमसे इतनी मोहब्बत और इतनी अकीदत है जितनी जनरल टेरेस को। बल्कि यूं समझो कि मैं टेरेस से कुछ कदम आगे हूँ। मैं अहमकाना अंदाज में कैथी ब्राउन की शक्ल देखता रहा था। मैं जानता था कि ये वो औरत है जिसने अपने सोतीले भाई को दामे फ्रेम में उलझाकर बिलाखिर मौत के घाट उतरवा दिया था। मेरे लिए अब एक नई मुसीबत का आगाज हो गया था। चुनाचे गोटे हिल से जिस कदर जल्द मुमकिन हो निकल जाना बेहतर था, लेकिन इस शक्ल में नहीं कि मैं कुछ और लोगों को अपने खिलाफ साजिशों पर आमादा कर लूँ और खुद को नए मसाइल में उलझा लूँ। दफादन कैथी ब्राउन की निगाह मेरे करीब रखे हुए उस छोटे से ट्रांसमीटर पर पड़ी जिसे मैं अभी थोड़ी देर कबल चेक कर रहा था और जिस पर मैं तहजीब मालिक एक्स से राब्ता कायम करना चाहता था। वो चौंक कर मेरे करीब आ गई और ट्रांसमीटर उठाकर बोली, ये क्या है? ट्रांसमीटर, एक नकारा ट्रांसमीटर। क्या मतलब? तहजीब मालिक एक्स से राब्ता कायम करने के लिए मैंने इसे अपने पास रखा था। गोया ग्रीन पोल की उस नुमाइंदगी से तुम्हारी गुफ्तगू होती रही है। अगर नहीं होती तो मैं अपने मिशन में कामयाब कैसे होता? एक बात तो तुम बता चुके हो अली कि तुम उस लड़की से मोहब्बत नहीं करते थे। हाँ, वो सिर्फ मेरी दोस्त थी।
उसने एक मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी और उसी की बुनियाद पर मैं उसके ग्रीन पोल में शामिल होकर उसके पास पहुंचा था। और आते ही हम पर तुमने ऐसा रौब कायम कर लिया था, मैं तो हैरान ही रह गई। उस वक्त मैं तहजीब मालिक एक्स के साथ पूरी तरह मुखलिस था, और अगर मामला इसराइलियों का ना निकला था तो मैडम बरोन की मौजूदा शक्ल कुछ और होती। शक्ल होती ही नहीं, मुझे अगवा करने के बाद तुम लोग मुझे कत्ल कर देते। हाँ, शायद ऐसा ही होता, मैंने सर्द मोरी से जवाब दिया। तो फिर ये ट्रांसमीटर तुम्हारे पास यादगार के तौर पर रह गया या अब भी तुम्हारा उससे राब्ता है? नहीं, अब ये नकारा हो गया है। जाहिर है मैंने ग्रीन पोल के खिलाफ काम किया था और अब हमारे दरमियान मुफाहमत की वो फिजा कायम नहीं रह सकती। वापसी के वक्त उससे बात हुई थी? कैथी बरोन ने पूछा। हाँ, उसने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, बल्कि वो ये बात भी भूल गई थी कि मैं पहले तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से हमदर्दी और अकीदत रखता हूँ और बाद में दूसरे काम। चलो खैर, तुमने उसकी जान बख्शी तो करा दी, क्या ये तुम्हारी मोहब्बत का इजहार नहीं था? हाँ, मैं आज भी उसकी बेपनाह इज्जत करता हूँ। मैंने जो कुछ भी उसके खिलाफ किया उस पर मुझे शर्मिंदगी भी है और मेरे मकसद की तकमील के लिए ये जरूरी भी था। हाँ, एक बात तो मैं मिस कैथी बरोन आपसे पूछना भूल ही गया, ये मिस्टर जॉन कौन था? क्यों, तुम्हें उसके बारे में क्या मालूम है? बरोन ने चौंक कर पूछा। बस ये नाम बार बार सामने आया है, लेकिन उसकी शिनाख्त ना हो सकी। कुछ भी नहीं था, वो फ्रांस का एक खतरनाक आदमी था जिसे मैंने अपने मकसद के लिए एंगेज किया था, लेकिन ज्यादा अरसे तक उससे राब्ता कायम नहीं रह सका। वो जराइम पेशा था और इतने बड़े मामले में कोई खास काम नहीं कर सकता था, बल्कि यूं समझो कि ग्रीन पोल के लिए मैंने उसे मखसूस किया था, लेकिन वो ग्रीन पोल की नुमाइंदा लड़की को भी चेक नहीं कर सका और वो बिलाकर गोटे हिल पहुंच गई। गोया आपने भी अच्छे खासे लंबे जाल बिछाए हुए थे। जनरल टेरेस की मदद से हम जो कुछ कर सकते थे कर रहे थे, लेकिन तुमने आकर काया ही पलट दी और मास्टर ऑफ सिचुएशन बन गए। कैथी ब्राउन ने हंसते हुए कहा और फिर अजीब सी निगाहों से मुझे देखकर बोली, यही तो वजह है कि मैं तुम्हारी पुरस्कार हो गई। लेकिन कैथी ब्राउन काफी देर तक गुफ्तगू करती रही। उसके बाद हम दोनों वहां से उठकर बाहर निकल आए। जनरल टेरेस से रात को खाने पर बातचीत हुई और उसने बताया कि फाखरा याकूबी को आज उसके तमाम साथियों के साथ बाइज्जत तरीके से रवाना कर दिया गया है। वो तुमसे मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन जो इंतजामात मैंने किए थे उनके तहत इसका मौका नहीं था। चुनाचे वो तुम्हें सलाम कहकर चली गई है। वो मुनासिब और महफूज तरीके से बैरूत तो पहुंच जाएगी ना? हाँ, मुतमिन रहो अली, तुम्हारी जितनी जिम्मेदारियां हैं अब वो मेरे शानों पर हैं और मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझ पर कुछ मजीद जिम्मेदारियां डालो ताकि मैं अपने जज्बा अकीदत को तस्कीन दे सकूं। शुक्रिया जनरल, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, मेरा अपना मफाद भी इस तमाम काम से वाबस्ता था। हमारे और तुम्हारे दरमियान अब हिसाब बराबर है। फाखरा याकूबी अपने मिशन में कामयाब होकर यहाँ से बासानी निकल गई थी। ये बात मेरे लिए खुशी का बायस थी। मेरा ज़मीर मुतमईन था कि मैंने तंजीम के लिए उससे दूर रहकर भी काम किया था और अपने मिशन की तकमील की थी, लेकिन एक बात शिद्दत से मेरे ज़हन में चुभ रही थी कि अब मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, क्या करना चाहिए मुझे। ये तो सिर्फ इत्तफाकात थे और ओली बावड़ के हाथ से निकलने के लिए एक कोशिश की थी जो बाद में इत्तफाक से ये शक्ल इख्तियार कर गई और मैंने अपना एक छोटा सा फरीदा अंजाम दिया। लेकिन अब तंजीम से अलग रहकर मैं उसके मफादात के लिए काम करने का क्या तरीका इख्तियार करूं? इस सिलसिले में कोई मुनासिब फैसला करना था। ये बात तो तय हो गई थी कि मैं तंजीम के मकासद से अलग नहीं रह सकता। एक छोटी सी गलतफहमी जो मेरे बारे में हो गई थी और जिसकी बिना पर मुझे कुछ ज़हनी सदमे पहुंचाए गए थे, बेशक एक हैसियत रखती थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उसे दिल में लिए बैठा रहता। क्या जरूरी था कि जो कुछ किया जाए उसके एहसानात भी जिताए जाएं? ये तो सिर्फ एक जज्बा शौक था, एक जिहाद था जो एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं कर रहा था। आखिर वो लोग भी तो थे जो चंद मुसलमानों पर मुजालिम की दास्तान सुनकर तवील व अरीज सफर तय करके बिलाकर वहां तक पहुंच गए थे जहां जालिम मौजूद थे और जालिमों को ऐसा सबक दिया था कि दुनिया हैरान रह गई थी। और वो लोग उम्मत मुसलमा के लिए अपने दिल में एक दर्द खास रखते थे और उनके सीने खुलूस और अपनाइयत के जज्बात से सरशार थे और किसी बात की उन्हें परवाह ना थी, ना सताइश की तमन्ना, ना सिले की परवाह। तो फिर मैं क्यों ना उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ूं? अपनी जिंदगी को तो मैं इस कार्य खैर के लिए वक्फ कर ही चुका हूँ और जो कुछ मैंने अब तक किया था उसी जज्बे के तहत किया था। किसी और के लिए ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता था, लेकिन अब इस काम को मजीद आगे बढ़ाने के लिए कुछ ठोस बुनियादों का होना जरूरी था जो मुझे भी कोई मजबूत मकाम दे सके। मैं किसी ऐसी हैसियत का तालिब नहीं था जिसके तहत दूसरों से मुमताज नजर आऊं, लेकिन कोई भी तवील मियाद और मुस्तकिल सिलसिला कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का तालिब तो लाजमी होता है। जनरल टेरेस और कैथी बरोन वगैरह से रुखसत होकर रात को मैं अपने कमरे में आ गया और काफी देर तक गुज़िश्ता वाक़यात पर गौर करता रहा। तहजीब मालिक एक्स चली गई थी, फाखरा याकूबी भी रुखसत हो गई थी और अब मैं यहाँ एक बेमकसद जिंदगी गुजार रहा था। जनरल
टेरेस और कैथी ब्राउन अहमकाना बातें सोच रहे थे। भला गोटेल से मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती थी, और वहां रहकर उन लोगों की हुकूमत में शामिल होकर आला ओहदेदार बनकर मैं क्या हासिल कर सकता था। अपनी जात के लिए तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। चुनाचे मैंने यही फैसला किया कि खामोशी से यहाँ से निकल जाऊंगा। ज्यादा जल्दी भी नहीं थी, 2-4 दिन अगर मजीद लग जाएं तो कोई हर्ज भी नहीं था। दूसरे दिन सुबह 10 बजे मुझे इतला मिली कि कुछ अखबारी नुमाइंदे मुझसे खुसूसी मुलाकात के लिए आए हैं। इसी दौरान कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे जाना पड़ा था। गो मैं इससे खुश नहीं था, लेकिन जनरल टेरेस की ख्वाहिश पर मजबूर होना पड़ा था। अब तक मैं उन्हीं के साथ उन अखबारी नुमाइंदों के दरमियान गया था और उनने मुझसे जो भी सवालात किए थे मैंने उनके तसल्ली बख्श जवाबात दे दिए थे। क्योंकि मेरी हैसियत मंजर आम पर आ चुकी थी, इसलिए अब उनसे कुछ छुपाना बेसूद था। मैंने अपने बयानात में साफ कह दिया था कि हाँ, मैं एक पाकिस्तानी मुसलमान हूँ और फ़लस्तीनियों का हमदर्द हूँ। उनके मफादात से ऐसा ही मुखलिस हूँ जैसा कोई फ़लस्तीनी खुद हो सकता है। इस बार जो नुमाइंदे आए थे वो गैर मुल्की थे और गोटे हिल की ताज़ा सूरत हाल के बारे में रिपोर्टिंग करने आए थे। जिस वक्त जनरल टेरेस ने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उनसे मुलाकात करूं, उस वक्त मैं अपने मखसूस कमरे में मौजूद था। मैं जनरल टेरेस से कहा कि वो भी मेरे साथ आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन उसने अपनी मसरूफियात का बहाना किया और वहां से चला गया। मैं इस कमरे में दाखिल हो गया जो मुलाकात के लिए मखसूस किया गया था। नुमाइंदों को एक दूसरे कमरे में बिठाया गया था और कुछ लोग उन्हें मुझ तक पहुंचाने पर मामूर थे। चुनाचे जो पहली शख्सियत मेरे पास पहुंची उसे मैंने सरसरी निगाह से देखा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे ज़हन को एक शदीद झटका लगा। मैं उस शख्सियत को बखूबी पहचानता था। प्रेस रिपोर्टर की हैसियत से वो बहुत अच्छी लग रही थी। गले में कैमरा पड़ा हुआ था, आंखों पर सुनहरे फ्रेम की ऐनक और हाथ में पेंसिल और नोटबुक थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई मेरे नजदीक आ रही थी। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैंने अपने आप को संभाल लिया और आहिस्ता से बोला, नाइमा बर्क। नाइमा ने दोनों हाथ मेज की सतह पर टिकाकर अपने लरजते हुए बदन को सहारा देने की कोशिश की और उसके बाद कुर्सी पर बैठ गई। उसने गर्दन झुका ली थी, फिर दूसरे ही लम्हे उसकी सिसकियां उभरने लगी और वो रो रही थी। नाइमा प्लीज, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने बेचैनी से कहा और मेज के पीछे से निकलकर उसके करीब आ गया। मैंने उसके दोनों शानों पर हाथ रखे और नाइमा की सिसकियां तेज हो गई। ये बदनसीबी है हमारी कि हमें इस तरह तुम तक पहुंचने पर मजबूर होना पड़ा, उसने गुलगीर आवाज में कहा। नाइमा खुद को संभालो प्लीज, तुम्हें देखकर मैं शदीद हैरत का शिकार हो गया हूँ, बराए करम खुद को संभालो। नाइमा ने चश्मा उतार कर मेज पर रखा, अपने पर्स से रुमाल निकाल कर आंसू खुश करने लगी। ताज्जुब की बात है, तुम कौन से प्रेस की रिपोर्टर होगी, मैंने कहा और वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा। नाइमा मेज की सतह पर दोनों कुनियां टिकाकर मुझे देखने लगी थी। उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत नजर आ रही थी। उसने कहा, अली बराए करम मुझ पर कोई तंज ना करना, तुम जानते हो मैं इस मामले में बेकसूर थी। नहीं नाइमा प्लीज, इस तरह सोचा भी ना करो। मैंने तुम्हारे लिए या तंजीम के लिए दिल में कोई बोझ या कीना नहीं रखता। अली जाहिर है मेरा ताल्लुक किसी प्रेस से नहीं है। प्रेस कार्ड हासिल करके यहाँ तक पहुंची हूँ तो सिर्फ तुम्हारी मुलाकात के लिए। तन्हा आई हो? हाँ, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई है नाइमा। वापस चलो अली, मेरे साथ वापस चलो। कहाँ? बैरूत। क्यों? इस बार मेरे लहजे में जरा सी सख्ती हो गई थी। हम सबको माफ कर दो अली, हमें बहुत जल्दी इसका एहसास हो गया था। उसके बाद ये भी हमें मालूम हो गया कि तुमने जो खतीर रकम जो तुम पर इल्जाम का सबब बनी थी वो तुमने खैमा बस्तियों पर खर्च कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम तफसीलात सबके इल्म में आ गई और उसके बाद कई दिन तक सब पर सोग की सी कैफियत तारी रही। सब शर्मिंदा है तुमसे और तुम्हारे वतन से मैंने कहा और मेरी होंठों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट फैल गई। ये अच्छी बात है नाइमा और मेरा ज़हन साफ हो गया इस बात पर कि उन लोगों की गलतफहमियां दूर हो गई। गलतफहमियां होना ही नहीं चाहिए थी। हालात कुछ भी होते, लेकिन मैं बाहर का इंसान था ना, इसलिए वो लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि फलस्तीन मेरा वतन तो नहीं। मैंने तो अपना घर नहीं खोया, ये सोचा गया होगा नाइमा। अगर मैं फलस्तीनी होता तो मेरे जज्बों को समझा जाता, लेकिन एक पाकिस्तानी के लिए ये ख्याल कैसे किया जा सकता था। लेकिन सिर्फ एक शिकवा है नाइमा कि अगर मेरे मादी पर एक नजर भी की जाती तो ये एहसास खुद ब खुद दूर हो सकता था और ये सोचा जा सकता था कि जिस शख्स ने अपना मादी, अपना हाल और अपना मुस्तकबिल किसी एक मकसद के लिए वक्फ कर दिया है वो थोड़ी सी रकम के इवज ये सब कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है नाइमा? सैन फ्रांसिस्को में उस वक्त जब मैंने एबरन हॉल में अपने जज्बा जिहाद का ऐलान किया था और वहां से निकलकर यहूदी टोले की साजिशों का शिकार हो गया था, तो क्या उन साजिशों के जवाब में जो कुछ मैंने किया उसे ना करके कुछ रकम हासिल नहीं कर सकता था? और फिर ये भी तो हो सकता था कि वहीं से मैं यहूदियों का आलाकार बन जाता। सब कुछ हो सकता था और उसके इवज मुझे अमेरिका में एक बाइज्जत शहरी की जिंदगी मिलती। लेकिन मैंने तंजीम में रहकर जो कुछ किया तमाम यहूदियों के खिलाफ किया और अगर उसका 10% भी मैं तंजीम के खिलाफ करता तो क्या उसके बदले में मेरे सामने दौलत के अंबार ना लग जाते? लेकिन ये सब कुछ ना सोचा गया, बल्कि मुझे तंजीम से अलग कर दिया गया।
अब तुम मुझे बैरूत क्यों ले जाना चाहती हो? मेरा भी अपना एक वजूद है, एक ज़मीर है, जिंदगी का एक मकसद रखता हूँ। मैं सैन फ्रांसिस्को से बैरूत तक जिन मराइल से गुजरा और तुम लोगों तक पहुंचा, वो बड़े सब्र आजमा और हौसला शिकन थे। लेकिन मैं अपनी इस जिद्दोजहद पर किसी से दाद का तालिब नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ जिहाद था और मैं उसी जज्बे के साथ तुम तक पहुंचा था कि तुम्हारे साथ शामिल होकर इन ज़रूरियात को मालूम करूं जो मेरे ज़रिए पूरी हो सकती हैं। मैंने यही किया। इंसान अपने तौर पर किसी भी मिशन की तकमील कर सकता है, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि उन लोगों के ज़ेरे साया रहूं जो बहरहाल इस शोबे में मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार और सीनियर थे। बैरूत की खैमा बस्तियों में सिसकते हुए बेघर फ़लस्तीनियों की दर्दो करब में डूबी हुई चीखें हर दी रूह को मुतासर कर सकती हैं। एक इंसान की हैसियत से मैं उन बेघर लोगों के लिए जो कुछ कर सकता था करता रहा और करता रहूंगा। उसके लिए मुझे तुम लोगों का सहारा, तुम्हारा ताउन नहीं चाहिए। जब तक मुझसे मुमकिन हो सका और जब तक तुम लोगों ने चाहा, मैं तुम्हारे दरमियान रहा और अब मैं अपने मकसद की तकमील दुनिया के हर गोशे में कर सकता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है नाइमा। शायद तुम्हें इस बात का यकीन ना आए कि मैं सद्दुफुल ऐश से थोड़ा सा मुतासर हुआ था। एक लड़की की हैसियत से उसने मुझे मुतासर किया था। मैं अगर चाहता तो जिंदगी में दिलकशी पैदा करने के लिए खुद को अपने मुकर्रर करदा रास्तों से थोड़ा सा हटा सकता था, मगर मैंने ये नहीं किया। मैंने यही सोचा कि मकसद की तकमील के लिए बेहतर है कि इंसान हर किस्म के बोझ से आज़ाद रहे। मगर अब नफरतों का शिकार होने के बाद मैंने अपनी दुनिया तुम लोगों से अलग कर ली है। मैं तुम्हारे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने बेघर और मजलूम भाइयों के लिए एक जज्बा जिहाद के साथ मैदान में उतरा था और आज भी वही हूँ। ये सब कुछ जो मैंने किया मुझ पर फर्ज था और आइंदा भी जो कुछ करूंगा वो भी मेरा फरीदा होगा। तुम अपना तसल्लुत मुझ पर कायम करने की कोशिश ना करो, मैं तुम्हारे बस की चीज नहीं हूँ। मेरे लहजे में बेपनाह जोश व गज़ब पैदा हो गया था। नाइमा पत्थर की बुत की तरह साकत मुझे देख रही थी। वो मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रही थी। मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ। मैं तुम्हारी ज़हनी कमजोरी को महसूस करता हूँ कि अली यार खान को तुम लोग समझ नहीं सके। तुम लोगों ने उसे नोटों की गड्डियों के जरिए तोला और समझा कि वो उन कागजों का हम वतन है। यही तो तुम्हारी भूल थी नाइमा। अब मैं ऐसी मामूली सोच रखने वालों के साथ किस तरह रह सकता हूँ? तुम खुद ही इसका फैसला करो। बहरहाल तुम देखोगी कि मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा उसी मकसद के लिए वक्फ कर दिया है।